देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युगाधिपति महाकाल की जय। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, गाइए। धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। ओ वीर भूमि के वीरों, ओ वीर भूमि के, ओ वीर भूमि के वीरों, तुम अपने को पहचानो, तुम अपने को पहचानो। युग ऋषि आमंत्रण देता, युग ऋषि आमंत्रण देता, युग ऋषि आमंत्रण देता। कुछ कर जाने की ठानो, कुछ कर जाने की ठानो। उन वीर सपूतों को महाकाल बुलाता है। उन वीर सपूतों को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। राणा का शौर्य उभारो, राणा का शौर्य उभारो। भामाशाहो जग जाओ, भामाशाहो जग जाओ। मीराबाई के स्वर में, मीराबाई के स्वर में, मीराबाई के स्वर में, मीराबाई के स्वर में युग संदेशा फैलाओ, युग संदेशा फैलाओ। हर प्रतिभाशाली को, हर प्रतिभाशाली को महाकाल बुलाता है। हर प्रतिभाशाली को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। यदि दृष्टिकोण ना बदला, यदि दृष्टिकोण ना बदला तो खतरा ही खतरा है, तो खतरा ही खतरा है। चिंतन चरित्र ना संभला, चरित्र ना संभला वह पतन के गर्त गिरा है, वह पतन के गर्त गिरा है। फिर हमसे मत कहना, फिर हमसे मत कहना यमराज बुलाता है। फिर हमसे मत कहना यमराज बुलाता है। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, युग धर्म निभाने को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। उस जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है। महाकाल बुलाता है, महाकाल बुलाता है। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ज्ञान की धारा के ऋषियों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और संपूर्ण हमारा आर्ष ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का जो क्रम प्रारंभ किया, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं। आप सब जानते हैं वो पूज्य गुरुवर के अनन्य शिष्य हैं और सच पूछें तो वो सच्चे युग प्रवक्ता हैं। वो युग प्रवासी हैं, ना सिर्फ भारतवर्ष में वरन संपूर्ण विश्व में परम पूज्य गुरुदेव की इस ज्ञान की धारा को, ऋषियों की इस पावन धारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। हम सबके श्रद्धेय हैं, निरंतर हमको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और पूज्य वर्ग के इस दिव्य चिंतन को आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं।
और सच पूछें तो किसी युग प्रवक्ता का यही सबसे बड़ा दायित्व है कि वो इस महान ज्ञान की धारा को किस तरह जनोपयोगी बना करके आम आदमी के बीच में, आम आदमी के स्तर की बना करके प्रस्तुत कर सके। ये प्रेरणा देने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच पधारे हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, युग निर्माण में प्रतिभावानों का योगदान। परम पूज्य गुरुदेव ने विभूतिवानों को सदा आमंत्रित किया था और उन्होंने कहा था कि विभूतिवान मिलकर आने वाले दिनों में, प्रचार का ये तंत्र समाप्त हो रहा है, आने वाले दिनों में विभूतिवान दुनिया भर में सारे प्रतिभावानों तक, सारी दुनिया तक हमारा संदेश, ऋषियों का संदेश पहुंचाएंगे। और ये हमारी सिर्फ यही नहीं कि हमारी युग निर्माण की परंपरा है, पूज्यवर हमारी समस्त भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा और सांस्कृतिक धरोहर के प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे सूत्रों को हम सब तक पहुंचाया है और अनादिकाल से भारत इसी काम को करता आया है। मुझे स्मरण आता है अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता का कि हम किस तरह भारतवर्ष के लोग ज्ञान की धारा को दुनिया में प्रसारित करते रहे हैं। वो लिखते हैं कि जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अस्त हुआ पश्चिमी जगत का, फैला बरबर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। ज्ञान की धारा को हम सदा प्रवाहित करते रहे हैं और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उसका बीड़ा उठाया है। संपूर्ण विश्व में इस ज्ञान की धारा को हम प्रवाहित कर रहे हैं। मैं मंगल विजय जी की कुछ पंक्तियों के साथ श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ श्रद्धापूर्वक। तमसो मां ज्योतिर्गमय, आओ हम जनमानस का तम तोम मिटाएं। आओ हम जनमानस का तम तोम मिटाएं, कुत्साओं का कुंठाओं का जोर घटाएं। रह न सके कोई भी जन अज्ञान ग्रसित अब, बाहर भीतर के सारे व्यवधान हटाएं। चलो उगाएं जनमानस में सूर्य ज्ञान का, चलो उगाएं जनमानस में सूर्य ज्ञान का। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबको मार्गदर्शन के लिए। हम लोग सभी गायत्री मंत्र के उपासक हैं, गायत्री मंत्र को जीवन में धारण करते हैं। प्रसविता सविता, जो प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण सविता कहलाता है, ऐसे सविता देवता की हम आराधना करते हैं। और हमेशा हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चलती है, पर क्या मालूम कब दुर्बुद्धि की ओर हमारा दिमाग भटक जाए। इसलिए जब भी मौका मिले तब सतत अपने चिंतन को गायत्री मंत्र की भावनाओं के साथ ओतप्रोत करते रहना चाहिए कि हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठी सभी देवी स्वरूपा बहनों, हमारे देवतुल्य भाइयों, हमारे कार्यकर्ता भाइयों, हमारे अग्रजों, आज का विषय है युग निर्माण में प्रतिभाओं का योगदान। अब इसमें 3 शब्द हैं, युग निर्माण, दूसरा शब्द है प्रतिभावान और तीसरा शब्द है योगदान। अब इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। युग निर्माण क्या है, प्रतिभावान कौन है और योगदान कैसे हो सकता है हम लोगों का। आप लोग युग प्रवक्ता संसद में आए हैं, युग प्रवक्ता की कार्यशाला में आए हैं, तो आपको युग प्रवक्ता की भी परिभाषा समझनी पड़ेगी। ये परम पूज्य गुरुदेव ने किस सीमा तक मथा है हमारे जनमानस को। इस सीमा तक मथा है कि बड़ा अकल्पनीय लगता है कि 1940 से अपनी लेखनी आरंभ करने वाले परम पूज्य गुरुदेव
चिंतन तो 28 से आरंभ हो गया था, कि मुश्किल 17 साल के थे। तो 1928 से 1940 तक उन्होंने जो लिखा वो हमारे सामने है। पर जो उसके बाद उन्होंने जो अखंड ज्योति चलाई, वो अखंड ज्योति के माध्यम से और उसके साथ साथ लिखी हुई किताबों के माध्यम से जो गुरुदेव ने मथा है, मंथन किया है, वो प्रतिभाओं का मंथन किया है, बेसिकली प्रतिभाओं का। तो ये उद्देश्य क्या था उसका? युग निर्माण। उद्देश्य था युग निर्माण। 1953 में अखंड ज्योति में लिखते हैं गुरुदेव, युग निर्माण का अर्थ है सतयुग की वापसी को संकल्पित एक महाअभियान। युग निर्माण की परिभाषा दी है। युग निर्माण योजना तो गुरुदेव ने 1962 में दी हम सबको, पर युग निर्माण की परिभाषा करते हैं। युग निर्माण का मतलब है सतयुग की वापसी को संकल्पित एक महाअभियान। अगर ये परिभाषा हमारी समझ में आ जाए, सतयुग की वापसी को संकल्पित, ये हमारा उद्देश्य है। सतयुग की वापसी हमारा उद्देश्य है कि जन जन का परिष्कार हो, सतयुग वापस आए, उसके लिए हर मनुष्य में देवत्व जगे, धरती पे स्वर्ग आए, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बने। गुरुदेव ने ढेर सारे हमको नारे दिए और ढेर सारे उन सारे संकेतों के पीछे एक ही था कि हमारा ये जो नया जमाना आएगा वो कैसा होगा। बहुत बहुत आशावादी, बहुत आशावादी। शुरू से लेकर आखिर तक उनके जीवन में हम देखते हैं तो गुरुदेव बार बार आह्वान करते हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ढेर सारे महामानव आते हैं, ढेर सारे महापुरुष आते हैं, वो गिने चुने लोगों को पकड़ते हैं, उन्हीं के माध्यम से अपना काम चला लेते हैं। पर गुरुदेव ने तो सारे के सारे पूरे भारतवासियों, पूरे विश्ववासियों को झकझोरा और उन्होंने बार बार ये कहा कि मुझे आप सबकी ज़रूरत है। आप सबके अंदर वो बीज है, आप सबके अंदर वो अंश है, जिस अंश के माध्यम से मैं आपसे काम कराना चाहता हूँ। और वो काम है जमाने को बदलना, जमाने को बदलना, आमूलचूल बदलना। ये जो है जरा जीर्ण हो गया है और जरा जीर्ण हो जाने की वजह से इसको पूरी तरह से, एक तरह से रफू करने से भी काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से बदलना ही पड़ेगा। नया मंदिर बनेगा खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, हमारे गीत हैं। नया मंदिर बनेगा तब खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, खंडहर की दीवार तोड़ो और नया मंदिर बनाओ। धर्म तंत्र में छाई हुई विकृतियों के खिलाफ गुरुदेव ने लिखा, और उस जमाने में लिखा जबकि वो मथुरा में बैठे थे और मथुरा में सारे धर्म ध्वजाधारी बैठे थे। वहाँ से यहाँ आए तो हरिद्वार में भी ढेर सारे महामंडलेश्वरों, अखाड़ों वालों उन सबके बीच में बैठ के गुरुदेव ने आवाज़ लगाई अपनी और लिखते रहे। कभी कभी किसी से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने निरंतर लिखा कि 56 लाख बाबा जी इस देश में हैं और ये बाबा जी जो हैं पूरे देश का खाते रहते हैं और दिन सुबह से लेकर शाम तक और कुछ काम नहीं इनके पास। मैं ऐसी सेना खड़ा करना चाहता हूँ जिसमें प्रतिभावानों की प्रचुरता हो, प्रतिभावानों की प्रचुरता हो। वही युग निर्माण कर पाएंगे, प्रतिभावानों के द्वारा ही युग निर्माण होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो वर्गीकरण किया है, मैं वर्गीकरण बताता हूँ प्रतिभावानों का। प्रतिभावानों को तीन वर्ग में डिवाइड किया गुरुदेव ने। पहला वर्ग मनीषी, दूसरा वर्ग है सृजेता और तीसरा वर्ग है उदीयमान। मैं आप सबको क्लासिफिकेशन बताता हूँ गुरुदेव। अक्टूबर 1982 की अखंड ज्योति है, अक्टूबर 1982 की अखंड ज्योति में लिखते हैं गुरुदेव, मैं 3 वर्गों में क्लासीफाई कर रहा हूँ। पहला वर्ग है मनीषी, दूसरा वर्ग है सृजेता, तीसरा वर्ग है उदीयमान। मनीषी वर्ग में वो तीन लोगों को बैठाते हैं, हर एक में 3-3 है, टोटल 9 है। 3 वर्ग बिठाते हैं। पहला है शोधकर्ता और साहित्यकार, कि शोधकर्ता और साहित्यकार जैसे प्रतिभावानों को मुझे जगाना पड़ेगा। पहला शोध करने वाले, इन्वेंटर, वैज्ञानिक, साहित्यिक शोध, वैज्ञानिक शोध, ये करने वाले लोग। दूसरे जितने मनीषी हैं उनमें साहित्यकारों को भी लिया है उन्होंने। दूसरा उन्होंने आप लोगों को जो सबसे बड़ी संज्ञा दी है, आप संसद में युग प्रवक्ता कार्यक्रम में आए, युग प्रवक्ता। दूसरा का युग प्रवक्ता। युग प्रवक्ता कौन? वो जो उठकर खड़ा होकर के अपनी बात बोलने के लिए लेखनी, वाणी और गायन, इन 3 क्षेत्रों में आगे बढ़ कर के काम करें और अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेखनी, वाणी और गायन, ये तीन के माध्यम से। फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने तीसरा वर्ग दिया है कि ऐसे युग गायक भी चाहिए जो कलाकार भी हों और जो फिल्मों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने गायन तंत्र के माध्यम से, इसके माध्यम से वो प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। तो ये कौन है? मनीषी। तीनों को उन्होंने मनीषी कहा। मुनि शब्द
से मनन बना है और मनन शब्द से मनीषी बना। मनीषी शब्द जो है बड़ा जो महत्वपूर्ण शब्द है। तो आप लोग सब मनीषी की कैटेगरी में आते हैं। और मनीषा को झकझोरने की चेष्टा, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं इस अखंड ज्योति के लेख में जो मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर, कि मैं मनीषा को झकझोरना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में यह है कि मनीषा जो है जब तक नहीं जगेगी, जब तक इस दिशा में लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा। मनीषी नस्तु भवन्ति पावनानि न भवन्ति, एक सूक्ति है हमारे आर्ष वचन में। मनीषी न तु भवन्ति, माने मनीषी तो ढेर सारे हैं पर मनीषी नहीं है। मनीषी तो बहुत सारे हैं, वैज्ञानिक तो बहुत हैं, साहित्यकार बहुत हैं, पर पवित्र नहीं है। पावनानि न भवन्ति। तो कौन से पवित्र मनीषी चाहिए? पवित्र चाहिए, अंतःकरण शुद्ध हो, चित्त निर्मल हो, ऐसे मनीषी मुझे चाहिए। गुरुदेव कहते हैं बार बार। गुरुदेव कहते हैं साहित्य की कोई कमी है क्या? आज साहित्य तो ढेर सारा है, ढेर सारे लोग हैं, परिस्थितियाँ जितनी भी हैं उनको देखते हुए न जाने कितनी किताबें रोज लिखी जा रही हैं, रोज पढ़ी जा रही हैं। फिर गुरुदेव अपने बारे में लिखते हैं। जुलाई 84 की अखंड ज्योति जो बाद में चल के उनकी वसीयत विरासत का अंग बनी, मनीषी एवं ऋषि के रूप में हमारी परोक्ष भूमिका। तो गुरुदेव आपको अपनी कैटेगरी में ठहराते हैं, युग प्रवक्ता की कैटेगरी में। ऋषि, मैं मनीषी हूँ और मनीषी के रूप में, ऋषि के रूप में मेरी भूमिका रहेगी। ये जुलाई 1984 के दोनों लेख हैं। मनीषा को झकझोरने की चेष्टा और मनीषी और ऋषि के रूप में हमारी परोक्ष भूमिका। दूसरा जो कैटेगरी है वो सृजेता। सृजेता में उन्होंने 3 कैटेगरी करी है गुरुदेव ने। प्रज्ञापुत्र, युग शिल्पी। वो प्रज्ञापुत्र, वो युग शिल्पी जो क्षेत्र में समय समय पे जाते हैं, काम करते हैं और आप लोगों के रूप में समय समय पे आगे शिविर कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो ढेर सारे शिविर कर चुके हैं। वो जो क्षेत्र में जाके हमारी पत्रिकाएं बांटते हैं, वो जो क्षेत्र में जाके पुस्तक मेले लगाते हैं, उस क्षेत्र में जाके हमारे सातों आंदोलन चलाते हैं, ये युग शिल्पी प्रज्ञापुत्र। दूसरी कैटेगरी है उपाध्याय। ये उपाध्याय वो हैं जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं और उपाध्याय। इन शिक्षकों से वो गुरुदेव अपेक्षा रखते हैं कि बहुत सारा काम इनसे हमको कराना। तीसरी कैटेगरी है सृजेता वर्ग में जागरूक मार्गदर्शक, और इसका नाम दिया संपर्क संसद। जागरूक मार्गदर्शक, ये संपर्क करें, कांटेक्ट करें लोगों से, और लोगों से कांटेक्ट करके लोगों को बताएं। इसमें पोस्टमैन भी हो सकता है, इसमें डॉक्टर भी हो सकता है, इसमें कोई भी हो सकता है जिस व्यक्ति का संपर्क क्षेत्र बड़ा हो। कई लोग होते हैं जो संपर्क में प्रवीण होते हैं। पीआरओ हमारे यहाँ पोस्ट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। उसका नाम क्या, उसका काम क्या होता है? रिलेशनशिप मेंटेन करना, संपर्क करना। हर ऑफिसर के साथ या हर नेता के साथ एक संपर्क वाला आदमी लगा रहता है। तो संपर्क संसद, ये जागरूक लोग होंगे और ये मार्गदर्शक होंगे। तीसरी कैटेगरी है उदीमान। उदीमान कैटेगरी में गुरुदेव ने 3 लोगों को रखा है। अब ये 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है सरस्वती संसद, जागृत नारी। आप में से जितनी भी हैं और भी जो नारी शक्ति हमारे क्षेत्र में फैली हुई हैं, वो सब के सब को उन्होंने सरस्वती संसद में रखा है। और उन्होंने कहा है कि ये मेरी 50% जो नारी शक्ति को जागृत करने का काम यही करेगी। यही उनको ही नहीं करेगी बल्कि औरों की भी संवेदना जगाएगी। अभी जो घटनाएं घटी हैं पूरे देश में, उसको देखते हुए इस सरस्वती संसद की भूमिका और भी ज़्यादा विलक्षण है। मित्रों, गायत्री परिवार में नारी शक्ति की भूमिका बहुत बड़ी है। लगभग विदेश में मैं देखता हूँ 70% कार्यकर्ता हमारी महिलाएं हैं। हर जगह यज्ञ में, कर्मकांडों में, सम्मेलनों में, युवा सम्मेलनों में, और हर जगह जहाँ हम आयोजन करते हैं, पुरुषों के पास समय कम होता है, नारी शक्ति पूरा समय निकालती है। उनको बच्चों को भी ध्यान है, बच्चों के भी कुछ संस्कार भी दिए जाने हैं, इन सब के लिए वो अपना समय निकालती है। सरस्वती संसद यानी जागृत महिला। ऐसी महिला नहीं जो घर में बैठी रहे, मना कर दे छोटे छोटे काम के लिए और बहुत ज़्यादा दकियानूसी हो। ऐसी महिला जो जागृत हो, वो सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जिस रूप में हो, कुंवारी लड़की भी हो सकती है, स्टूडेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। सरस्वती संसद। दूसरा जो इसके उदीयमान में जो दूसरा है वो है युवा भविष्य के नायक, हमारे भाग्य निर्माता, हमारे भविष्य के भाग्य निर्माता युवा शक्ति।
इस युवा शक्ति को उदीयमान वर्ग में रखा है गुरुदेव ने, ये उदीयमान है और यही हमारे विश्व का भाग्य अगले दिनों लिखेंगे। ये तीसरी जो कैटेगरी है, गुरुदेव ने बड़ा महत्व दिया है इसको, कि इसी में हमारे आने वाले समय का युवा भारत लिखा जाएगा। इसी पर स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया था, इसी पर परम पूज्य गुरुदेव ने जोर दिया, और हम लोग भी युवा प्रकोष्ठों के माध्यम से, यूथ ग्रुप के माध्यम से, जगह जगह युवा सम्मेलनों के माध्यम से यही प्रक्रिया को गतिशील कर रहे हैं। इसमें इसी उदीयमान कैटेगरी में तीसरी है जागृत आत्मा। जागृत आत्मा को गुरुदेव ने नाम दिया युग प्रहरी। पहरेदार उसको कहते हैं जो चिल्लाता रहे जोर जोर से, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। जागते रहो जो कहता है वो समाज में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जगाना, लोक मानस को जगाना, जन जागरूकता पैदा करना कि भाई ये हमारा समाज इस समय किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, हमारे समाज में इस समय किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, ये काम इसका है। और ये काम जो है युग प्रहरी का जगह जगह आवाज़ लगाना है, जगह जगह आवाज़ लगाना है। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, हम नारे लगाते हैं, हम प्रभात फेरी निकालते हैं, हम जगह जगह लोगों को जागरूक बनाने के लिए तरह तरह से कार्यक्रम करते हैं, आयोजित करते हैं। ये हमारे जितने भी हैं ये 9 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। गुरुदेव ने इन्हीं को संसद बना दिया बाद में, और कहा कि हमारी संसद राजनीतिक नहीं है। मुझे मित्रों याद है, आज भी याद है कि मैं परम पूज्य गुरुदेव सुबह बुलाते थे। तो एक दिन बुलाया सवेरे तो हम लोग सभी थे, हम लोग, मैं और वरिष्ठ भाई जितने भी 6-7 लोग थे। और गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण पढ़ के सुनाया सुबह 4 बजे। महेंद्र भाई साहब को दिया कि तुम पढ़ के सुनाओ। हम सब लोगों ने प्रज्ञा पुराण सुना, प्रथम खंड का प्रथम अध्याय। हम लोग सब चमत्कृत थे पूरी तरह से कि क्या हो गया, 79 की बात है, ये क्या हो गया गुरुदेव, ये तो बड़ी गजब की चीज़ लग गई। तो बोले हाँ, ये 19वां पुराण है, प्रज्ञा पुराण है। और ये प्रज्ञा पुराण जो है, ये जब जन जन के बीच में जाएगा तो ये वो करेगा, चमत्कार करेगा। इसी के माध्यम से तुमको जन जन के बीच में जाना है। और देखना, ये मेरा प्रज्ञा पुराण जो है ये घर घर के लिए एक नया प्रकाश देगा और कथानकों के माध्यम से वो करेगा। तो उस समय कथानक नहीं थे, उसमें हमने कहा कथानक कौन डालेगा, तो तुम डालोगे कथानक, तुम इसमें डालो, तुम पिरो, इसमें गूंथो। हम लोगों ने उसमें कथानक गूंथे और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 6 खंड उपनिषद के रूप में निकले। मित्रों, एक नई क्रांति का सूत्रपात उस दिन हुआ जब गुरुदेव ने लेखन के माध्यम से किया। एक दिन सुबह जब 4 बजे मुझे बुलाया, मैं अकेले ही गया था, तो उस दिन गुरुदेव ने संसदों वाला लेख पढ़ाया, पढ़ने को सुनते थे। बोले तुम पढ़ के सुनाओ मुझे। और बोले बताओ ये कैसा है। मैंने कहा गुरुदेव आपने तो कहा था कि हम राजनीति में भाग नहीं लेते, फिर ये राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं। बोले राजनीति की बात नहीं है, ये सारी संसदें गैर राजनीतिक होंगी, जो मैंने आपको 9 सुनाई अभी। इनके द्वारा लोकमानस का शिक्षण किया जाएगा, प्रतिभावानों के माध्यम से लोकमानस का शिक्षण किया जाएगा। और ये कहीं भी इसके पीछे कोई राजनीतिक भाव नहीं है। प्रतिभा की परिभाषा उन्होंने जो दी है गुरुदेव ने, वो ये दी है, प्रतिभा वह जो अंधेरे में भी रोशनी दे, प्रतिभा वह जो चमचमाती हुई हो, प्रतिभा वो जिसके अंदर परिष्कृत चिंतन हो, प्रतिभा वह जो अंधेरे में भी चमकती हो, रोशनी दे, चमचमाती हुई हो, जिनके अंदर परिष्कृत चिंतन हो, जिनके अंदर व्यवस्था बुद्धि हो, जिनका आगे आने का मादा हो, पीछे पीछे नहीं रहना, आगे आने का मादा हो, खुद आगे बढ़ने के लिए वो गतिशील हो, और जिनके द्वारा लोकमानस का शिक्षण किया जा सके, आगे बढ़कर कार्य कर सके। इसी आधार पर गुरुदेव ने जो विज्ञप्तियाँ लिखी, उसके आधार पर हमने किताब बनाई, प्रज्ञा अभियान का दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम। ये 1983 में पब्लिश हुई थी, और ये किताब अभी भी अवेलेबल है, शायद उसको रिवाइज करके हम प्रिंट कर रहे हैं फिर से। प्रज्ञा अभियान का दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम। इस समय जो सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो है मनीषियों का अकाल। मनीषी इस समय कहीं दिखाई नहीं पड़ते। दो समस्याएं एक संग। गुरुदेव कहते हैं कि घटाटोप अंधकार छाया हुआ है, और जो गलत आदमी है उसी की जय जयकार हो रही है, और मनीषी बोल नहीं रहे हैं, कहीं हैं भी तो बोल नहीं रहे हैं। प्रकाश स्तंभ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। प्रकाश स्तंभ नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो गुरुदेव कहते हैं
ऐसी स्थिति में दुर्मति जन्य दुर्गति का होना स्वाभाविक है। अब मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनमें कि संयम हो, संयमशील साधकों की ज़रूरत है, संयमशील युग नायकों की ज़रूरत है, संयमशील प्रतिभावानों की ज़रूरत है। प्रतिभावान तो हैं, मैंने कहा ना, मनीषी नस्तु भवंती पावनानी न भवंती। तो मनीषी हैं, प्रतिभावान हैं, पर जो मन में आए बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए, लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जो मन में आया बोल दिया, फिर अगले दिन कहा हमारे भाषण को तोड़ा मरोड़ा गया है और हमने बोला कुछ था और न जाने किस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। तो बोलते समय क्यों नहीं सोचा? तो वो जो बोलने से पहले सोचें, उनको ये मालूम हो कि हमें क्या बोलना है, तो वो संयम के बिना नहीं सदेगा। वाणी पे संयम होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा जो समझदार वो होते हैं जो सोचते पहले फिर बोलते हैं, और मूर्ख वो तो होते हैं जो पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि हम जो कह रहे हैं वो बात संयम के माध्यम से कही जाएगी। गुरुदेव ने कहा मुझे संयमशील युग प्रवक्ता चाहिए, संयमशील युग प्रवक्ता चाहिए। प्रतिभावानों को तैयार करने का तंत्र युग निर्माण योजना है। युग निर्माण योजना की अगर एक परिभाषा और की जाए तो प्रतिभावानों को तैयार करने का तंत्र, जिनके माध्यम से सतयुग की वापसी की जा सके, जनमानस को जगाया जा सके। इसके लिए गहन प्रशिक्षण जरूरी है, इसलिए आपको बुलाया है। यहाँ जो युग प्रवक्ता जो प्रशिक्षण है, एक प्रशिक्षण नवंबर में हो चुका, एक प्रशिक्षण ये है। अब प्रतिभा जो होती है वो जहाँ कहीं भी होती हो दिखाई दे जाती है, उसके लिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत लिखा है। मैं आपको 2 किताबों का ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये क्रांतिधर्मी किताब है, महाकाल का प्रतिभाओं का आमंत्रण। दूसरी किताब है युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1 भाग 2। ये 2 किताबें हैं। ये दोनों किताबें अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब गुरुदेव ने लिखी थी और गुरुदेव ने लिखने के बाद एक एक किताब हम लोगों से पढ़वाई, न जाने कितनी बार पढ़वाई। तो गुरुदेव कहते हैं इन दिनों जन्म जन्मांतरों से संचित सुसंस्कारों वाली प्रतिभाएं खोज निकाली गई हैं और उन्हें युग चेतना के साथ जोड़ा गया है। गुरुदेव कहते हैं कि दूरदर्शी वे हैं जो विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को मानते हैं। विभूतियां तो ढेरों हैं भगवान की, करीब 64 विभूतियों का वर्णन तो 10वें अध्याय में है गीता के। पर भगवान कहते हैं कि इनमें सबसे बढ़िया अगर कोई प्रतिभावान अगर कोई हो सकती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कोई प्रतिभा हो सकती है तो वो होती है, सबसे बड़ी विभूति कोई हो सकती है तो प्रतिभावान। और उसके संपादन हेतु प्राणपण से प्रयास करते हैं, क्योंकि वही हर स्थिति में साथ रहती है, दूसरों की गुत्थियां सुलझाती है, अपने मनोबल को बढ़ाती है, अपनी गुत्थियां सुलझाती है। अगर प्रतिभा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रतिभा होना जरूरी। प्रतिभा का मतलब IQ नहीं होता, प्रतिभा का मतलब केवल तर्क बुद्धि नहीं होती। प्रतिभा का मतलब होता है भाव संवेदना से युक्त मनीषा, भाव संवेदना से युक्त मनीषी। ये परिभाषा यदि समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जन्म जन्मांतरों तक साथ रहकर क्रमशः अधिकाधिक ऊंचे स्तर वाली परिस्थितियों का निर्माण करती रहती है। गुरुदेव कहते हैं प्रतिभा वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती। इस जन्म में थी, आपने पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, आपने उसको अर्जित कर लिया, प्रशिक्षण ले लिया, कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर काम आएगी और उसी लेवल पे काम आएगी जहां तक आपका पहुंच गया था, उससे ऊंचे स्तर पे चलेगी। फिर अगले जन्म में फिर और ऊंचे स्तर पे चलेगी, यहां तक कि आप परफेक्शन की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तब तक जाएगी वो। जन्म जन्मांतरों तक अधिकाधिक ऊंचे स्तर वाली परिस्थितियों को निर्माण करती रहती है। भौतिक प्रगति में भी इसी के चमत्कार दिखाई देते हैं और आदर्शवादी परमार्थ अपनाने वाली महानता को भी इसी के सहारे परिणित होते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद गुरुदेव ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं आपको अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा उनके बारे में। गुरुदेव ने कहा है कि प्रतिभा संपादन के लिए विशेषतया उच्च स्तरीय वातावरण में रहना बहुत जरूरी है, उत्कृष्ट सोचना बहुत जरूरी है और आदर्शवादी क्रियाकलापों में निरत रहना बहुत जरूरी। 3 चीजें बहुत अनिवार्य हैं। प्रतिभावानों को 3 काम बहुत जरूरी है। पहला है उच्च स्तरीय वातावरण में रहना। नहीं है वातावरण तो बनाओ, अपने घर का वातावरण बनाओ, आपके अपने घर का वातावरण, अपने कार्यालय का वातावरण, अपने संगठन का वातावरण, अपने आसपास के मित्रों का वातावरण आप बनाओ। दूसरा है उत्कृष्ट सोचना, कभी नेगेटिव नहीं सोचना। कल्प वृक्ष है ये, मस्तिष्क कल्प वृक्ष है, गायत्री माता प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है और मस्तिष्क में विद्यमान है वो। मस्तिष्क कल्प वृक्ष है, यदि आप नेगेटिव सोचना चालू करेंगे, यदि निकृष्ट सोचना चालू करेंगे तो आप वैसे ही बनते चले जाएंगे।
वो आप उत्कृष्ट सोचना चालू करेंगे तो उत्कृष्ट बनते चले जाएंगे। जैसा आप करें, उद्धरेण आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपनी आत्मा को उठाओ, गिरने मत दो। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपु आत्मनो, 6 अध्याय का 6 श्लोक। मन ही मन का मित्र है, मन ही मन का शत्रु है। आपके पास है कुंजी, आपके पास है, किसी और के पास नहीं। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी गुरु के पास जाना है, किसी मित्र के पास जाना है, बाद में जाना। पहले अपने आप से पता लगाओ कि आपके पास वो कुंजी है, तो आपने अपने मन को टटोला कि नहीं, आपने अपने मन को पॉजिटिव बनाया कि नहीं, आपने मन को विधेयात्मक बनाया कि नहीं। रोज करना है ये, रोज सुबह से लेकर शाम तक। ये ऐसा नहीं कि एक दिन का काम है, एक दिन हो गया, अब 29 दिन अब आराम से जैसा चाहे वैसा रहे। नहीं, मन कभी भी अधोगामी हो सकता है, मन कभी भी नेगेटिव हो सकता है, मन कभी भी अश्लीलता के चिंतन की ओर बढ़ सकता है। तो मन को उत्कृष्ट चिंतन के साथ ओतप्रोत करना है। फिर आगे लिखते हैं गुरुदेव, आदर्शवादी क्रियाकलापों में निरत रखना है। आपके क्रियाकलाप ऐसे हों जो आदर्शवादी हों। जैसे क्रियाकलाप होंगे वैसे ही आपके अंदर व्यक्तित्व ढलता चला जाएगा। क्रियाकलाप अच्छे होंगे तो आपका व्यक्तित्व अच्छा ढलता चला जाएगा। इसलिए आपको ये नीति सुधार एवं अभ्युदय इसके बिना नहीं हो सकता। ये आपको बराबर सोचना पड़ेगा। प्रतिभा को कैसे परिष्कृत करेंगे ये थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, जो गुरुदेव ने अपनी बातें कही हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रतिभा एक दैवी स्तर की विद्युत चेतना है। प्रतिभा की परिभाषा जगह जगह बड़ी विलक्षण है। प्रतिभा एक दैवी स्तर की विद्युत चेतना है जो मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में असाधारण स्तर की उत्कृष्टता भर देती है, श्रेष्ठ स्तर की उत्कृष्टता भर देती है, बड़ा महत्वपूर्ण बना देती है व्यक्ति को। इसी के आधार पर अतिरिक्त सफलताएं आश्चर्यजनक मात्रा में उपलब्ध की जाती हैं। साथ ही इतना और जुड़ता है कि अपने लिए असाधारण श्रेय, सम्मान और दूसरे के लिए अभ्युदय के मार्ग पर घसीट ले चलने वाला मार्गदर्शन करने की और मांझी बनने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। इसी विद्युत चेतना, इसी प्रतिभा के बल पर। प्रतिभाशाली लोगों को असाधारण कहा जाता है। प्रतिभाशाली लोगों को असाधारण कहते हैं। विशिष्ट और वरिष्ठ कहा जाता है, दोनों कैटेगरी, असाधारण, वरिष्ठ और विशिष्ट, इस कैटेगरी के आप लोग हैं। प्रतिभावानों को उदीयमान सूर्य भी कह सकते हैं। अभी जैसा दुबे जी भाई साहब ने कहा, उदीयमान सूर्य भी कह सकते हैं, जिनके दर्शन होते ही सर्वत्र चेतना का एक माहौल, एक नया माहौल उमड़ पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं संपदा का इन दिनों बहुत महत्व आका जाता है और इसके बाद समर्थता और बुद्धिमत्ता की गणना होती है। पर और भी ऊंचाई की ओर नज़र दौड़ाई जाए तो दार्शनिक, शासक, कलाकार, वैज्ञानिक, निर्माता और जागरूक लोगों में एकमात्र जो चीज़ कॉमन दिखाई पड़ती है वो है परिष्कृत प्रतिभा। सब में, अगर ये आप पैसे वालों को न देखें और शासन करने वालों को ना देखें, कलाकारों को देखें, वैज्ञानिकों को देखें, इनसे भी ऊंचे स्तर की अगर आपको प्रतिभा देखनी है, ऊपर स्तर के व्यक्ति को देखना है आपको, तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा परिष्कृत प्रतिभा। और साहसिकता इसी का नाम है। दूरदर्शिता, विवेकशीलता के रूप में भी इसे जाना जा सकता है। ये सारे पर्यायवाची गुरुदेव बता रहे हैं, प्रतिभा की सारे सिनोनिम्स हैं। यदि किसी को वरिष्ठता या विशिष्टता पर श्रेय मिल रहा हो तो समझना चाहिए कि तब उसकी विकसित प्रतिभा का ही चमत्कार है। जितना भी सम्मान मिलता है मित्रों, हमारी परिष्कृत प्रतिभा का मिलता है। परिष्कृत प्रतिभा ही हमारे लिए कल्पवृक्ष है और वही हमारे लिए सब कुछ ला करके रखेगी। युग परिवर्तन आएगा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया बदलाव आएगा तो इसी के द्वारा आएगा। हमारे लिए 1967 का वर्ष बड़ा विशेष, 1967 का वर्ष इसलिए विशेष, गुरुदेव ने ये किताब लिखी, महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ये किताब लिखी और इस किताब में विभूतियों का आह्वान किया उन्होंने। इस किताब में ये लिखा कि क्या होने जा रहा है, शूनिक्षेपों की और भगीरथों की खोज है। उन्होंने कहा क्या हो रहा है, पूरी तरह से उद्दत, दक्ष और सती की कथा लिखी। पूरा के पूरा अंक जो है, पूरा का पूरा जो ये अंक है अक्टूबर 1967 के अंक को थोड़ा संपादित करके थोड़े से कुछ और चैप्टर जोड़ करके फिर किताब बनाई गई। और ये किताब जो है ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक है। मेरे पास इसका 1971 वाला संस्करण है मेरे पास इसका, 1971 में जो पब्लिश हुई थी। ये जो किताब है, इस किताब में गुरुदेव ने एक बहुत विलक्षण बात लिखी। पिछले दिनों पूरे विश्व में एक विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है, वह है महाशक्तियों का आपसी टकराव। बड़े बड़े राष्ट्रों की धन लिप्सा, युद्ध लिप्सा, शोषण की प्रवृत्ति
महाकाल की भूमिका ऐसे में सर्वोपरि है। महाकाल का अर्थ है समय की सीमा से परे एक ऐसी प्रचंड सत्ता जो सृष्टि का सुसंचालन करती है, दंड व्यवस्था का निर्धारण करती है। इसे अवतार प्रवाह भी कह सकते हैं, जो समय समय पर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने व सामान्य स्थितियों की स्थिति लाने के लिए अवतरित होता रहता है। कैसा है आज के मानव का चिंतन और किस प्रकार वह अपने विनाश की खाई स्वयं खोद रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। साथ ही महाकाल उसके लिए किस प्रकार के कर्मफल व्यवस्था का विधान कर रहा है, इसी का विवेचन इस पुस्तक में किया गया। ये भूमिका में गुरुदेव लिखते हैं। अब गुरुदेव लिखते हैं अपने परिवार के बारे में। कोई भी अभिभावक लिखेगा अपने परिवार के बारे में तो वो पढ़ने लायक है। आपके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, हम सबके लिए लिखा है। अपना परिवार उच्च आत्माओं का भंडागार, गुरुदेव कहते हैं अपना परिवार उच्च आत्माओं का भंडागार। इसमें सारी श्रेष्ठतम आत्माएं हैं, सारी श्रेष्ठतम आत्माएं। यह एक विचित्र और विलक्षण रहस्य है कि जन्मजात रूप से तो महामानव कोई बिरले ही यदा कदा ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए वो नाम देते हैं राम और कृष्ण का, गुरुदेव। ये ऐसे ही कुछ बिरले महा अवतार आए हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं। बोले बुद्ध भी का जन्म भी जो हुआ था वो सामान्य रूप में ही हुआ था, वो बाद में महापुरुष बने। शेष तो बीच में से ही महाकाल की दृष्टि में आते हैं और देखते ही देखते कुछ से कुछ बन जाते हैं। पूर्व अवतारों की बात जाने दीजिए। गुरुदेव ने वर्ड दिया है मध्यावतार। आप सबको मध्यावतार, आप मध्य में प्रकट हुए। अवतार चेतना कब प्रकट हो जाए, कब हमारे अंदर आ जाए, कब हमारे अंदर ये अंश आ जाए अवतार का कि आपको महामानव बनना है, बस ये मध्यावतार। गुरुदेव कहते हैं कि पूर्ण अवतारों की बात जाने दीजिए। मध्यावतार अक्सर जीवन के मध्यकाल में अवतरित होते हैं और आवश्यकता अनुसार महाकाल उन्हें अपनी भुजाओं में कस लेते हैं और देखते ही देखते वे कुछ से कुछ बन जाते हैं। जितने भी महापुरुष हुए, राम विवेकानंद का नाम लेते हैं और दयानंद का, महर्षि दयानंद का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, ये सब मध्यावतार थे। और उन्हीं की कैटेगरी में आपको भी रखते हैं कि आप भी मध्यावतार हैं, आप सभी मध्यावतार हैं। आप सब अंश थोड़ा थोड़ा, किसी के अंदर 0.1% है, किसी के अंदर 1% है, किसी के अंदर विवेकानंद के अंदर हो सकता है 80% रहा हो, आपके अंदर भी 80% होने की संभावना है। वो संभावना हमें विवेकानंद ने बता गए। गुरुदेव कहते हैं कि अनेक महात्माओं में पूर्व जन्मों की महानता प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है। अनेक जो जिनकी गुरुदेव बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं। रामायण के पात्रों में हनुमान, अंगद, जटायु आदि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। पर ये अगर जन्मजाति महापुरुष होते तो इनका जीवन क्रम आरंभ से निर्धारित चल रहा होता। पर ये जब मध्यावतार प्रकट हुआ इनके अंदर, अवतरित चेतना, अवतार यानी उतरना, अवतार यानी उतरना, चेतना का अवतरण। आपके अंदर चेतना, महत चेतना, परमात्मा चेतना का अवतरण हुआ। अनेक महात्माओं ने पूर्व जन्मों की महानता प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है। आवश्यक नहीं कि वो उन जन्मते ही प्रकट हो जाए। ऐसे महामानव आरंभिक जीवन में सामान्य स्तर की नगण्य जैसी महत्वहीन गतिविधियों में देखे जाते हैं। पर जैसे ही उपयुक्त अवसर आता है, साहसपूर्वक अपनी पूर्व भूमिका में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दुस्साहस में ही महानता छिपी रहती। इस वाक्य को जरा ध्यान से सुनिए। इस दुस्साहस में ही महानता छिपी रहती है। ये जो दुस्साहस है कि नहीं अब ये समय आ गया है, मैंने जो जीवन जी लिया, पशु पेट प्रजनन का जीवन जी लिया, अब तक जी लिया, ठीक है, अब आगे नहीं, अब तक जो हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं। ये मेरा एक संकल्प है और इस संकल्प को फिर पूरा करने के लिए मन में से जो अदम्य आकांक्षा उठती है, वही अवतार चेतना का प्रभाव है। वह अवतार चेतना अंदर से काम कराती है। अब वो कहते हैं आपसे कि भारत भूमि में इन दिनों कई आत्माएं अवतरित हो रही हैं। कुछ के जन्म हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। अब 1960-67 से पहले कुछ के हो चुके होंगे, कुछ के होने वाले हैं। आप में से भी कईयों के जन्म उसके बाद हुए होंगे या उससे पहले हुए होंगे। फिर कहते हैं, मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों से मैं कहता हूँ कि बेटा तुम लोग सब जो है सब बात के हो, और तुम लोग जब बात के हो तो तुम लोगों को भी गुरुदेव ने अवतारी चेतना ही बोला है। तुम्हारे अंदर भी वो अंश है, पहचानो उसको, पहचान करके उसको डेवलप करो। जितने युवा शक्तियों के बीचों में जाता हूँ वहाँ भी यही बोलता हूँ। जो नए लोग जुड़ते हैं उनसे भी कहता हूँ आप भी अवतारी चेतना हो, क्योंकि आप अगर ना होते तो हमारे संपर्क में ही नहीं आते। अरे आप जाओ, दुनिया भर की फिल्मी चीज़ें और दुनिया भर का खेल खिलाओ, शराब की दुकानें और सब कुछ है, वहाँ मौज करो। यहाँ आने की जरूरत क्या? आप अगर हमारे पास आए हो और हमारी चेतना से प्रभावित हो, अखंड ज्योति से प्रभावित हो, युग निर्माण योजना से प्रभावित हो, परम पूज्य गुरुदेव को युग साहित्य से प्रभावित हो, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर वो चेतना का अंश है, बस उसको डेवलप करने की जरूरत है। गुरुदेव कहते हैं
विश्व के सभी धर्मों के देवदूतों का आगमन हो रहा है। सभी धर्मों में देवदूतों का आगमन हो रहा है। समय समय पर जिनने विश्व को राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए अपने ढंग से मानववादी की महत्वपूर्ण सेवा की है, ऐसी अनुभवी, प्रतिष्ठित और परखी हुई आत्माएं फिर अवतरित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि युग परिवर्तन का समय, युग निर्माण का समय, ये महत्वपूर्ण समय को हमें पहचानना पड़ेगा कि इस समय सभी धर्मों में सभी महत्वपूर्ण आत्माएं, सभी शक्तियां अवतरित हो रही हैं और हम सबको मिलजुल करके साथ साथ काम करना है। ये हमारा युग प्रवक्ताओं का जो महत्वपूर्ण दायित्व है, वो इन लोगों को पहचानना, इन लोगों को गरिमा का बोध कराना, इन लोगों को परिष्कृत करने के लिए बोध कराना और उसके बाद फिर आगे बढ़ना। जो जन्म ले चुकी वह समय पर अपना आवरण हटाकर अवश्य प्रकट होंगी, गुरुदेव कमिटमेंट दे रहे हैं। और जिनका जन्म नहीं हुआ है वो घर ढूंढ रही हैं। वातावरण बनाना पड़ेगा, उत्कृष्ट वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर घुटन भरा वातावरण मिला तो चली जाएंगी वापस, जल्दी चली जाती हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी कभी 15 साल, 16 साल घर में वातावरण ही नहीं मिला, चली गए। अकाल मृत्यु, चली गई। आत्मा को उत्कृष्ट आत्मा को वातावरण चाहिए। इसलिए घर, बाल संस्कार शालाओं का महत्व, इसीलिए हमारे परिवार निर्माण की, देव परिवार निर्माण की जो परंपरा है उसका महत्व इतना जरूरी है कि वहाँ जरूरी है। कई आत्माएं उन्मुक्त नर नारियों के रजवीरी में प्रवेश कर चुकी हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं 67 के अखंड ज्योति में, और अवसर मिलने पर भी जन्म धारण कर लेंगी। इसी दृष्टि से कुछ ही समय में भारत महापुरुषों की एक रत्न राशि के रूप में अवश्य अपना अस्तित्व प्रकट करेगा। प्रज्ञा परिवार के सदस्यों में ऐसी अनेक उच्च स्तरीय आत्माएं विद्यमान हैं। वे जब कभी अपने बारे में विचार करती हैं तो उन्हें स्पष्ट विदित होता है कि वे असाधारण नहीं, असाधारण है। केवल गायत्री परिवार से जुड़ा होना ही मित्रों इतनी बड़ी बात है, जिसके लिए अगर हम ये समझ लें कि हम असाधारण हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम असाधारण, बस हम सामान्य नहीं, और सामान्य काम करने के लिए भी नहीं आए, सामान्य खाने पीने तक के लिए सीमित होने के लिए नहीं आए, हम असामान्य काम करने के लिए आए। जब आपको ये बोध होने लगेगा तो फिर आपके अंदर से बहुत सारे इतनी चीज़ें प्रकट होने लगेंगी जिनकी कि आपको कभी कल्पना भी नहीं थी कि आपके अंदर थी। आपको बोलना आ जाएगा, आपको कहना आ जाएगा, आपको अपनी बात प्रकट करना आ जाएगी, आपको लोगों को संदेश देना आ जाएगा, और आपको गुरु सत्ता की महत्ता बताना आ जाएगा। गुरुदेव ने विभूतियों का आह्वान किया है और कहा है कि मैं विभूतियों को बुलाता हूँ। विभूतियाँ गुरुदेव ने 7 भागों में बांटी हैं। भावनाशील पहली विभूति, जो भावना की हैं, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई विभूतियाँ हैं। शिक्षा और साहित्य से जुड़ी, मैं पहले संसद बता चुका हूँ आपको, पूरी उन्हीं से जुड़े हुए, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं। शिक्षा साहित्य से जुड़ी हुई, तीसरी कला से जुड़ी हुई, चौथी सत्ता से जुड़ी हुई, शासन से जुड़ी हुई, पांचवी संपदा से जुड़ी हुई, पैसे वाले लोग, छठी वैज्ञानिक वर्ग, और 7वां जो वर्ग है उन्होंने कहा कि ये अलग ही वर्ग है। ये पढ़ा लिखा नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ये प्रतिभावानों का वर्ग है, ये प्रतिभावानों का वर्ग है। प्रतिभावानों के वर्ग के बारे में गुरुदेव कहते हैं, ये जो प्रतिभा है एक विशिष्ट और आध्यात्मिक विभूति है, विशिष्ट और आध्यात्मिक विभूति है। कुछ लोगों के व्यक्तित्व ऐसे साहसी, स्फूर्तिवान, दूरदर्शी, मिलनसार, क्रियाकुशल और प्रभावशाली होते हैं कि वे जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसी आधार पर गतिशील बनते चले जाते हैं और सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाते हैं। इस विशेषता को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा की मैंने कई परिभाषाएं बताई आप उनको अभी सुन रहे हैं, पर बाद में आपको ये DVD मिल जाएगी, आप नोट कर सकते हैं उनको। सूझबूझ, आत्मविश्वास, कर्मठता जैसे अनेक गुण उसमें भरे रहते हैं ये प्रतिभा के अंदर। आमतौर से ऐसे ही लोग महान कार्यों के संस्थापक और संचालक और संरक्षक होते हैं। सफलताएं उनके पीछे छाया की तरह चलती हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि कठिनाइयों से कैसे निपटा जाता है, उन्हें सरल कैसे बनाया जाता है। मित्रों, ये जो मैंने आपको 3 किताबों के बारे में बताया, ये तीनों किताबें आपको स्टॉल पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, पढ़िए, स्वाध्याय करिए, तब आपको आइडिया होगा। हमारे पतंजलि ने कहा है स्वाध्याय के बारे में, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, दूसरे अध्याय का 44वां सूत्र है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। इसका अर्थ क्या होता है? स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है।
आपके इष्ट देवता अगर गुरु हैं, गुरुदेव हैं, माता जी हैं, गायत्री माता है, तो स्वाध्याय से बड़ा कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय से आपको ज्ञान मिलेगा। आप कई बार लगता होगा ये वो कहते वक्ता बहुत अच्छा बोलते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। वक्ता तो कोई बहुत अच्छे हो सकते हैं, बस स्वाध्याय जो है वो जब जीवन में उतरता है, पच जाता है, कण कण में घुल जाता है, तब जाकर के आपको वो सिद्धि मिलती है जो इन्होंने कही। और स्वाध्याय के बारे में कहा गया, स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। बहुत सारे कारण आएंगे जब आपको लगेगा कि थोड़ी देर सो लें, थोड़ी देर टीवी देख लें, थोड़ी देर अखबार पढ़ लें। तो अखबार पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय, श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय ये जरूरी है। ये इतना भर करते रहने से आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। मित्रों, मैं आपको प्रतिभा के परिष्कार के कुछ सिद्धांत बताऊंगा। प्रतिभा परिष्कार जो है वो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रतिभा का परिष्कार कैसे करें, तो गुरुदेव ने पहला जो बताया है वो बताया है क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग। अपनी क्षमता का अभिवर्धन करो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, नित्य बढ़ाओ, नियमित रूप से बढ़ाओ। जीवन साधना के माध्यम से अपनी साधना, अपनी क्षमताओं को नियमित रूप से विकसित करो। साधना के माध्यम से अपनी योग्यता का विकास करो। मैं जब डॉक्टर के रूप में यहाँ शांतिकुंज में आया तो मुझे क्या लग रहा था कि डिस्पेंसरी में गुरुदेव मुझसे काम चलाना चाहते हैं। फिर मुझे उन्होंने बताया नहीं, ब्रह्मवर्चस्व में तुमको रिसर्च में काम करना है। मैंने कहा मैंने तो कभी काम नहीं किया वो वाला। मैंने जो काम किया है वो मैंने आदमी पे किया है, रिसर्च की है, और मैंने डिसेक्शन किए हैं और ये किए हैं, वो सब किए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो वाला नहीं, वो वाली रिसर्च नहीं। तुम्हारी जो मेडिकल का बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड है, उसी के आधार पर तुमको बहुत बड़ा काम करना है। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करना है। तो मैंने कहा अध्यात्म तो मैंने पढ़ा नहीं। तो उनका पढ़ो। अध्यात्म पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे 7-8 साल दिए। इसी बीच क्या हुआ कि गुरुदेव ने एक लेख लिखा। वो लेख लिख करके मुझसे कहा कि इसको तुम याद कर लो अच्छी तरह से, तुमको मेरे साथ कानपुर चलना है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पे उन्होंने तुम्हारा लेक्चर मांगा है, और मैं भी रहूँगा, तुम भी रहोगे। मैं साथ में गया गुरुदेव के, और गुरुदेव ने कहा पहले मैं बोलूँगा, मेरे बाद जो पॉइंट छूट जाए वो तुम बोल देना। गुरुदेव ने 7 पन्ने का लेख लिख के दिया था। मैंने उसको रट लिया पूरी तरह से, पूरा अच्छी तरह से। अच्छा, रटने से आदमी वक्ता नहीं बनता, ये ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि याद कर लिया तो वक्ता बन गए। मैं जब वहाँ मंच पे बैठा तो देखा पूरा मेडिकल कॉलेज, GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर पूरा भरा हुआ खचाखच, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी प्रतिभावान प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे वहाँ सब मौजूद। मैंने अपने लेक्चर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में दिए थे, स्टूडेंट्स के बीच में दिए थे, टीचर्स के बीच में दिए थे, और मैंने वर्कशॉप्स भी ली थी, सेमिनार भी ली थी, पर वो गिने चुने 30, 40, 50 होते थे। यहाँ तो 2-2.5 हज़ार की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम भरा हुआ था। और गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव है ना, गुरुदेव पहले बोलेंगे, बाद में जो बचेगा थोड़ा सा मैं 5 मिनट बोल दूंगा। गुरुदेव ने परिचय मेरा कराया, और मेरा परिचय कराने के बाद कहा ये डॉक्टर प्रणव पंड्या हैं, हमारे ब्रह्मचर्य शोध संस्थान को देखने के लिए आए हैं, MD हैं। और साथ में गुरुदेव ने एक और बात जोड़ दी कि MD हैं और MS भी हैं। MD MS नहीं था, MBBS था। MBBS के बाद MD किया था मैंने। तो उन्होंने कहा ये वो भी हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। इतना करने लोगों को लगा बड़ा विद्वान व्यक्ति, भाई इसको सुनना चाहिए। तो अब मेरी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। उन्होंने कहा पहले ये बोलेंगे फिर मैं बोलूँगा। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं बोलना चालू किया तो मेरी जीभ तालू से चिपक गई और मेरे से बोलते नहीं बने। मैं करीब 3-4 मिनट तक मैं जो है बिल्कुल चुपचाप मौन रहा। माइक सामने है। गुरुदेव ने पीठ पे हाथ रखा धीरे से। गुरुदेव ने जब पीठ पे हाथ रखा तो मेरे को हिम्मत आई, मैंने बोलना चालू किया और मैं करीब पौन घंटा बोला। मुझे ही मालूम है कि मैं क्या बोला। मैं जो मन में आया वो बोला। कोई पहला पन्ना बोल गया, कभी तीसरा पन्ना बोल गया, कभी मुझे मालूम मैं क्या बोला। मेरा पहला लेक्चर था वो, पब्लिक लेक्चर, युग निर्माण परिवार में। 1982 की बात है। भाई साहब भी थे उसमें, 81 की बात है। हाँ, 81 अप्रैल की बात है। और कपिल जी भाई साहब भी साथ थे, लीलापत जी पंडित जी भी साथ थे। मित्रों, उतरने के बाद लोगों ने क्या तारीफ की, अरे वाह डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। जब कमरे में आए तो गुरुदेव के पास अकेले बैठे थे। गुरुदेव ने कहा भाई जमा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जमेगा, आपने मेरे को कहाँ खड़ा कर दिया बीच में। तो उन्होंने कहा ऐसा करना पड़ेगा। मैं वो जो क्षमता के विकास पे आ रहा हूँ, क्षमता का विकास करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर क्षमता है
तुम कह सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुमने क्षमता का विकास नहीं किया। तुम कैपेसिटी बिल्डअप करो अपनी, और कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए क्या करो, मैं एक तंत्र बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया तंत्र बना रहा हूँ। उस तंत्र के लिए तुम उसमें वहाँ से चालू करो। तो यहाँ हमारे यहाँ डाइट के और दीक्षा महाविद्यालयों के और उसके अलावा इंटर कॉलेज के, डिग्री कॉलेजेस के, सबके टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के सत्र होना चालू हुए। 5-6 साल तक मैं उसके मूल संचालन में रहा और मैं उसमें लेक्चर देने के लिए आता था, मैं उन्हें बोलता था, संचालन करता था। मैंने 5-6 साल में बाहर कहीं नहीं गया, फील्ड में कहीं नहीं गया। करीब 1987-88 तक उसी में रहा और उसके बाद मुझे सीखने को मिला कि क्या कैसे कहा जाता है। तो मित्रों, युग प्रवक्ता बनने का मतलब ये नहीं कि एकदम रातों रात युग प्रवक्ता बन जाएंगे। हमारे अंदर से कैपेसिटी डेवलप होना जरूरी। तो पहली क्षमता प्रतिभा परिष्कार की क्षमता का विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसी के माध्यम से और ये साधना के माध्यम से डेवलप होगी योग्यता। दूसरा है व्यक्तित्व का परिष्कार। अपने व्यक्तित्व में निरंतर डेवलपमेंट होना चाहिए। पर्सनालिटी जो है, कई लोग जो है, सुना होगा आपने बोलते समय कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये इसी बात को सीमित समय में कह सकते थे, तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कई बार सुनने वाला इतना बोर हो जाता है कि वो कहता है अच्छा भाई साहब। कई बार आपने देखा होगा, गुरुदेव के पास गए होंगे तो वहाँ लिखा होगा अपनी बात सार संक्षेप में पूरी कर लें। क्यों लिखा था गुरुदेव माता जी के पास? वो इसलिए कि इतने सारे बातों को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। हर आदमी बिजी है आज, किसी के पास इतना समय नहीं। आपको संक्षेप में अपनी बात कहनी है, तो संक्षेप में अपनी बात कहनी है तो उसके लिए आपको समय संयम सीखना पड़ेगा। कितने समय में हम अपनी बात सार गर्भित करके सुना सकें। इसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना पड़ेगा। वक्ता के जीवन में ज्ञान उतर रहा है कि नहीं? ज्ञान अगर उतर रहा है तो वो फिर जो बोल रहा है वही उसके जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए, वो जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। तीसरा जो ये है कैपेसिटी बिल्डिंग और व्यक्तित्व के परिष्कार के बाद तीसरा है व्यवस्था बुद्धि का विकास, मैनेजरल स्किल डेवलपमेंट। आपके अंदर मैनेजरल स्किल होनी चाहिए, हाउ टू ऑर्गेनाइज। कहाँ पे कहीं भी जाना हो, युग प्रवक्ता को कहीं भी जाना हो तो युग निर्माण के कार्य में प्रतिभावान अगर गया है तो प्रतिभावान को सारी व्यवस्था खुद बनानी पड़ेगी। बना बनाया मंच मिल जाएगा, बना बनाया माइक मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हो सकता है आपको गायन भी करना पड़े, हो सकता है आपको गीत भी प्रस्तुत करना पड़े, हो सकता है आपको ढपली पे बजाना भी पड़े, और हो सकता है आप जो भी कुछ आपको व्यवस्था है यहाँ तक की तैयारी भी खुद करनी पड़े, कुर्सियाँ भी खुद लगानी पड़े। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वक्ता बन के गए थे, प्रवक्ता बन के गए थे। गांधी जी गए थे प्रवक्ता बन करके, बैरिस्टर थे, उनको बुलाया गया था उनकी प्रसिद्धि सुनने के बाद। कहाँ के लोगों ने? लंदन के लोगों ने। लंदन के लोगों ने कहा कि इतना बढ़िया बैरिस्टर हमारे बीच में और हम उनको इनवाइट करें। आज के मुख्य अतिथि वही होंगे हमारे। इंडिया हाउस हुआ करता था, एम्बेसी जो बाद में बना, इंडिया हाउस में सारे लोग तैयारी कर रहे थे। गांधी जी भी पहुंच गए। गांधी जी को किसी ने देखा नहीं था। जिसने देखा था वो आदमी देर से आया, जो उनको पहचानता था। गांधी जी ने इस बीच आके कुर्सियाँ जमाना चालू कर दी और भी पूछते रहे और क्या क्या करना है, सफाई करनी, तो कपड़ा लेके पहुंचने लगे पूरा। मतलब वक्ता, प्रमुख वक्ता, और गांधी जी वो भी उसमें, वो पूरी सफाई करने में लगे रहे, सब कुछ करते रहे पूरा। और उसके बाद जब बोले कि वो अभी आए नहीं, टाइम हाथ ऊंचा कर दिया, मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, बताओ क्या बात है। तो बोले कहा अभी हमारे बीच में काम कर रहा था और यही आदमी गांधी है। ये जो आदमी की सरलता है, ये आदमी के अंदर होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक एक चीज को डेवलप किया है, एक एक चीज को हम लोगों के अंदर। कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी भी रूप में रहो, तो व्यवस्था बुद्धि का विकास करने की कैपेसिटी करो। जो श्रेष्ठ मैनेजर है वो श्रेष्ठ युग प्रवक्ता है। जो श्रेष्ठ मैनेजर है, मैनेजर का मतलब पद नहीं, मैनेजर का मतलब मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसी व्यवस्था बनाना, कैसे बुलाना, कैसे लोगों को आमंत्रित करना, पत्रकारों को बुलाना, उनके बैठने की जगह कहाँ बनाना, ये सारा का सारा जहाँ कहीं भी आप जाएंगे ये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, व्यवस्था बुद्धि का विकास। और चौथा है, इन तीनों के डेवलप होने के बाद नेतृत्व क्षमता का विकास। आपके अंदर लीडरशिप स्किल आनी चाहिए। अगर लीडरशिप स्किल आ गई आपको तो फिर ये पूरा का पूरा आपके अंदर एक अग्रगमन की पावर आ जाएगी। अग्रगमन वो करता है जो आगे चलता है, उसको बिल्कुल सैल्यूट लेता है। और आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी की परेड होती है तो सबसे आगे जो चलता है वो होता है जिसको अग्रगमन का नेतृत्व करने का गौरव दिया गया है। बाकी तो पीछे चलने वाले पीछे चलते हैं। फोटो, गुरुदेव ने लिखा है, फोटो उनके साफ आते हैं जो फ्रंट में रहते हैं, बाकी पीछे वालों के तो फोटो डिम होते हैं।
आप अग्रगमन करिए, लीडरशिप लीजिए हाथ में। और लीडरशिप लेने का काम तब होगा जब ये सारी कैपेसिटी आपके, सारी डेवलपमेंट की क्षमताएं आपके अंदर आ जाएंगी। क्रांतिधर्मी साहित्य में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये वाला प्रतिभा परिष्कार के सूत्र, ये चारों सूत्र उसमें दिए हुए हैं। मैं इस पर किताब लिख रहा हूँ, बहुत दिनों से लिख रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पूरी। चारों सूत्रों को डेवलप कर रहा हूँ मैं आज के मैनेजमेंट की स्किल के हिसाब से, और आज के मैनेजर्स के लिए, और आज के प्रवक्ताओं के लिए, और आज के वक्ताओं के लिए, आज के धर्मात्माओं के लिए, आज के नेताओं के लिए ये बहुत बढ़िया मार्गदर्शन बन सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नए वर्ग में जाने की जरूरत है। धर्म तंत्र और शासन तंत्र दोनों में अकाल पड़ा हुआ है। आपको नए वर्ग में जाना पड़ेगा। नए वर्ग में शिक्षक है, नए वर्ग में वैज्ञानिक हैं, नए वर्ग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ तक कभी कोई पहुँचा नहीं है। जहाँ पानी बादल वहीं पहुँचते हैं जहाँ पर ज़रूरत है उनकी, वहीं जाना चाहिए आपको। आप पढ़े लिखे वर्ग में पहुँच गए और पढ़े लिखे वर्ग में जाकर के आपने मिशन को पहुँचाया, ठीक है, पर अगर आप उन्हीं लोगों के बीच में बोल रहे हैं जिन लोगों को मिशन मालूम है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर नए लोगों में जाइए और नए लोगों में जाकर के अपनी बात कहिए। आपको सबको लेखनी का अभ्यास करना पड़ेगा, लेखन करने का अभ्यास सबको करना पड़ेगा। लेखन जो है वो गुरुदेव कहते थे स्थूल शरीर का श्रम है, स्थूल शरीर का श्रम है। स्थूल शरीर से श्रम करते करते सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाने का नाम लेखनी है, लेखनी का व्यायाम है, लेखनी का व्यायाम। लेखनी एक प्रकार की साधना है, गुरुदेव ने जीवन भर की। आप खुद देख लीजिए कि उनकी लेखनी की साधना का चमत्कार है कि आज हमारे पास कितनी किताबें हैं, आज इतना साहित्य का भंडार है। आप जो समस्याओं, जिन समस्याओं का समाधान चाहते हो वो सारा का सारा 50 इंसाइक्लोपीडिया भी मिला लो तो भी उसमें नहीं मिलेगा जितना उसमें गुरुदेव का साहित्य मिल जाएगा। सारा उनके अंदर है। इसकी शुरुआत डायरी लेखन से करिए। डायरी लेखन, अगर आप डायरी लिखना चालू कर देंगे आज से कि आज हमने क्लास अटेंड की, क्लास अटेंड करने के बाद हमने क्लास में ये सूत्र पाए और ये जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र बन गए। डायरी लेखन में रूटीन नहीं लिखा जाता, दिनचर्या ना हो, सुबह उठे, घंटी बजी, फिर ब्रश किया, फिर उठे, फिर नहाए, ये नहीं। आपको डायरी में लिखना है आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी उमंगें, आपके संकल्प, आपने जो आपने उस समय सोचा है वो सारा उसके अंदर होना चाहिए। नित्य का मंथन हो, कोई नया संकल्प उस दिन लिया हो वो हो, जितना सोचा और कितना अमल में लाया गया। शाम को जब समीक्षा करें तो हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह से सोचा तो ये था, शाम को अमल में आ गया, इतना आ गया, कितना 30%, बहुत बड़े आप सफल आदमी हो। 30% भी याद है सुबह का सोचा हुआ आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 1-2 महीने के अंदर आपकी डायरी, आपका गुरु आपको ये बताने लगे कि आप 40% सफल हो रहे हो सकता है कि 1 साल बाद आपको बताने लगे आप 50% सफल होने लगे हो, और धीरे धीरे आपको 100% सफलता की बात आने लगे। मित्रों, ये डायरी लेखन आपको लेखनी करना सिखाए, लेखन के बारे में। मैं कहता हूँ आपसे अखंड ज्योति के लेखों को फिर से लिखने की कोशिश करो। अखंड ज्योति के लिखे हुए लेख आते हैं ना, इनको आप अपने हिसाब से लिखो, अपने हिसाब, सरल और सरल बनाने की कोशिश करो, अपनी क्षेत्र की भाषा में उसको लिख करके बताने की कोशिश करो। अगर किसी को पढ़ के सुनाना पड़ा तो मैं अगर मारवाड़ी में सुनाऊं, बांगड़ वाली भाषा में सुनाऊं, मालवी में सुनाऊं, गुजराती में सुनाऊं तो कैसे सुनाऊंगा? तो मैं गुरुदेव की भाषा को लिख के देखता हूं, और उसके बाद लिखने के बाद आपको लगेगा कि आपको बहुत अंदर से संतोष का अनुभव होगा, अंदर से आत्मसंतोष का अनुभव होगा। गुरुदेव बोलते जाते थे, मैं डायरी में नोट करते जाता था। मेरे पास 150 से ज़्यादा डायरियाँ हैं जो मैंने अपनी मेंटेन की हैं, और उसमें सब में पूरे पूज्य गुरुदेव के निर्देश हैं। लेखन रचना धर्मी होना सिखाता है, क्रिएटिविटी सिखाता है। लेखन करना हर कार्यकर्ता का, हर प्रवक्ता का, हर जो यहाँ बैठा हुआ है उसका एक नियमित क्रम बन जाए। क्या करें? लेखन, गुरुदेव का साहित्य है ना, सामने रखा है, उसी में से कोई विषय ले लीजिए, समय का पालन करिए, और फिर उसके बाद आपको लगे कि ये विषय को और परिमार्जित किया जा सकता है, किसी का मार्गदर्शन लीजिए। उसके बाद इसको फिर फीचर बना करके किसी न्यूज़पेपर में भेज दीजिए, गुरुदेव का नाम दे दीजिए, या विचार क्रांति अभियान नाम दे दीजिए, युग निर्माण नाम आप दे दीजिए। अच्छे अच्छे विचार जगह जगह फैलने लगेंगे, अच्छे अच्छे विचार जगह जगह फैलने लगेंगे। ये काम आपको करना पड़ेगा। आप तर्कों, प्रतिपादनों को प्रस्तुत करने की कला आ जाएगी। गुरुदेव हमारे लिखे हुए लेखों को पलटते जाते थे, काटते जाते थे, अपने फोल्डर में, अपने उसमें कॉपी में उल्टा करके लगा लेते थे अपने लिखने के लिए। हम पूछते कि ये क्या है तो वे कमियां बताते थे लेखों की,
हम कहते थे कि हमारा पन्ना तो वापस दे दो। बोले क्या करोगे रख के, तुम्हारा बेकार है, मैं लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ, तुम इससे तुम सीखोगे कि तुमको क्या करना है। वाणी से संवाद, लेखनी के बाद वाणी। लेखनी प्रतिभा को जाहिर करने का माध्यम है वाणी। आप कई बड़े बड़े लेखक जो थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि आदि, इनकी तुलना में कई पत्रकार ऐसे हैं जो आज प्रचलित हैं और आज अपनी स्तंभ चलाते हैं। वाणी के माध्यम से आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आप देखिए कि आप धीरे 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 करके आपको एक्सप्रेशन की कैपेबिलिटी आ जाएगी वाणी के माध्यम से। छोटी छोटी बातें, 5-5 मिनट के लेक्चर देना चालू करिए, 5 मिनट का विषय चुनिए। युग निर्माणी हमारे जो है ना, जब अभ्यास हो जाता है तो 1-1 घंटा बोलने का अभ्यास रखते हैं। वो नहीं करना है आपने। 5 मिनट में ये कहिए कि समय संयम को कैसे साधा जाए, 5 मिनट में विवेकानंद के बारे में बताइए, 5 मिनट में परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बताइए। तो आप बता सकते हैं क्या? 10 मिनट में बताइए, 15 मिनट में बताइए। आप अपनी समय की साधना करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, खुद रिकॉर्ड करिए। आजकल तो छोटे छोटे से वीडियो रिकॉर्डर मिल जाते हैं, उनको लगा लीजिए और उस पर साधना कीजिए। आप देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको यदि एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी आ जाए, एक्सप्रेशन यानी बोलने की क्षमता आ जाए, तो फिर आप उसके अलावा एक चीज़ और सीखिए, संगीत को गीतों में, और इसमें बहुत गुरुदेव के लिखे हुए गीत, ये जो मैं आपको 67 की अखंड ज्योति बता रहा था, इस 67 की अखंड ज्योति में वो वाला गीत है जो सबसे ज़्यादा प्रेरक है, जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहा है महाकाल, ये उसी के प्रथम पृष्ठ पे निकला था। न जाने कितने पुराने गीत हमने छांट के निकाले हैं। काव्य में बड़ा बल होता है। काव्य जो है आदमी को अंदर तक भेद करके रख देता है, छेद करके रख देता है। गुरुदेव का लिखे हुए कई गीत, ये गुरुदेव का लिखा वो कौन सा गीत है वो, हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। गुरुदेव का ये जो संकल्प है ना, यही उनका युग निर्माण योजना है, यही उनकी युग निर्माण योजना है। ये जो संकल्प है, ये जो गीत उन्होंने लिखा था, ये अपने आप में वो है। बाकी कई कवि उनके माध्यम से खड़े हुए जो उन्होंने प्रेरणा पाई। सुरुचिपूर्ण बोलना, सुरुचिपूर्ण लिखना, सुरुचिपूर्ण गाना, ये तीनों के तीनों एक युग प्रवक्ताओं की एक अच्छी क्वालिटी होती है। आप लोगों को प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी लेना भी आना चाहिए और पत्रकार वार्ता भी लेना आना चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी लेने में आपको कई बार दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो कैसे हैं ये आपको नहीं मालूम, आपको पहले से पता है। व्यवस्था बुद्धि का विकास होगा, आप पता लगा लेंगे किन लोगों के बीच में बोलना है, भाई कौन लोग हैं ये। नहीं साहब, प्रबुद्ध वर्ग के बीच में बिठा दिया है, अब आप यहाँ गुरुदेव की बात कहिए। गुरुदेव की बात को किस रूप में कहा जाए? अगर वैज्ञानिक बैठे हैं तो उनके बीच में कहा जाए, अगर चिकित्सक बैठे हैं तो उनके बीच में चिकित्सक की दृष्टि से कहा जाए, शिक्षक बैठे हैं शिक्षकों की दृष्टि से कहा जाए, विद्यार्थी बैठे हैं विद्यार्थियों की दृष्टि से कहा जाए। प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी लेना आना चाहिए। और वो आपको 5 दिन जो यहाँ रहेंगे आप, अभी तो आज पहला दिन है, पहला लेक्चर है, आपको 5 दिन में बहुत सारी विधाएं सिखाई जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधा आप जो सीखिएगा, पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन देना। पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन देते देते आपको सीख जाएंगे, बहुत बढ़िया। और हमें तो इतने ज़्यादा लोगों में जाना है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों में। अभी मिशन कहाँ तक पहुँचा है? 1%, 0.1% आबादी तक पहुँचा है। आपको तो 100% आबादी तक पहुँचना है, तो पहुँचने के लिए आप सबको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। पत्रकार वार्ता लेना और प्रबुद्ध वर्ग में बीच में बोलना एक समान है। कोई भी प्रबुद्ध वर्ग का आदमी खड़ा हो सकता है, बोल सकता है आप जो बोल रहे हैं ये विषयानुकूल नहीं है, समयानुकूल नहीं है, युगानुकूल नहीं है, आपको वहाँ जवाब देना पड़ सकता है। इसी तरह से पत्रकार वार्ता जब होती है तो पत्रकार वार्ता में भी आपको समझदारी से अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपको क्या बोलना है, लिख कर के पॉइंट्स लाने पड़ेंगे और लिख कर के पॉइंट बोलना पड़ेंगे। कोई विवादास्पद बिंदु नहीं होना चाहिए। कोई विवादास्पद बिंदु आपने बोल दिया, आपसे किसी ने पूछ लिया ये राम मंदिर जो बन रहा है ये कब बनेगा, भाई साहब हम थोड़ी ये बनाने वाले हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनसे जो बना रहे हैं उनसे पूछो। मतलब आपको जवाब देना आना चाहिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बड़े बड़े लोग हैं, मेरे संपर्क में हैं, वो बड़े बड़े संगठनों के प्रमुख हैं, वो पत्रकार वार्ता में ऐसे फिसल जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि कहाँ फिसल गए। बड़े बड़े लोग गड़बड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकार से ज़्यादा शातिर कोई नहीं होता, पत्रकारों से ज़्यादा चतुर कोई नहीं होता। वो जितना ज़्यादा उखाड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा नहीं, देखिए आप जो पूछ रहे हैं, इस पूछने के पीछे हमारे गुरुदेव का चिंतन हमें याद आता है, हम बता दीजिए उसको,
कहिए आप आइए शांति कुंज आकर प्रशिक्षण शिविर करिए, अटेंड हमारा, आपको समझ में आएगा। हमारे युग प्रवक्ता शिविर लगते रहते हैं समय समय पर। आइए, आप उसको शिक्षण दे दीजिए बजाय उसके कि वो आपको कुछ खींचने की कोशिश करे। तो पत्रकारों से डील करना आपको एक कला है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर जितने दिन आप रहें उतने दिन आप करें। वेद व्यास ने समस्त वैदिक वाङ्मय की रचना कर ली, फिर भी अधूरापन लग रहा था। उनको लग रहा था कि क्या हो गया, शुष्कता सी आ गई। तो किनारे पे सरस्वती नदी किनारे बैठे थे, नारद जी आए, बोले क्या बात है, आपने तो इतना पुराण उपनिषद महाभारत सब कुछ, पुराण और महाभारत सब कुछ लिखा। और तो फिर उसके बाद उन्होंने, नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, आप है ना भगवान कृष्ण का चरित्र लिखो और जितनी भाव संवेदना आपके अंदर हो उसमें पिरो दो पूरी। तो उसके बाद फिर व्यास जी ने, कहानी बहुत बड़ी है, मैं उसको सुनाना नहीं चाहता इस समय। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी और इसी श्रीमद् भागवत ने सुखदेव जी को जगा दिया। सुखदेव जी वहाँ बैठे हुए थे, वो लीला शुक थे, और वो लीला शुक थे तो जन्म लिया उन्होंने, क्योंकि भगवान शिव को पता चला कि मेरी कथा को कोई सुन रहा है, शिव और पार्वती की कथा को सुन रहा है कोई अमरनाथ की गुफा में। तो वो भाग करके व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जन्म ले लिया। वहाँ से जब बाहर नहीं निकले, वो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल का गर्भ हो गया और अभी तक निकल नहीं रहा है। उनका निकलो भाई निकलो। फिर उसके बाद उनको आके बताया गया कि तुमको रोका नहीं जाएगा, तुम जो करना चाहते हो वो करना। तो निकलते ही सीधे वो सीधे संन्यास चले गए। बोले भाई पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो उन्होंने फिर तीनों को उदाहरण दिए कि ये तीनों अगर मुक्त हो गए होते तो ये तीनों के तीनों आश्रम की जरूरत क्या थी, मैं तो इसी में रहूँगा। तो सन्यासी अवस्था में, परिव्राजक अवस्था में हिमालय में बैठे हुए सुखदेव को भागवत के स्वर सुनाई पड़े। व्यास जी के शिष्य आए और गाने लगे भागवत। बोले इतना सुंदर मधुर संगीत कहाँ से सुनाई पड़ रहा है? बोले ये व्यास जी के शिष्य आए, आपके पिताजी के शिष्य आए। जब वो उन्होंने बुलाया उनको, ये किसने लिखा है? आपके पिताजी ने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। और ये श्रीमद् भागवत लीला, भगवान कृष्ण की लीला का अमृत वाचन है। मित्रों, भाव संवेदना जगह जगह पिरोई हुई है श्रीमद् भागवत में। मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि संवेदना मिश्रित गायन, संवेदना मिश्रित लेखन और संवेदना मिश्रित वाणी जब तक नहीं होगी तब तक प्राण नहीं है। शुष्कता है, शुष्कता, और शुष्कता से कोई फायदा नहीं। अच्छा लेखक अच्छा वक्ता नहीं होता कई बार, लेकिन पूज्यवर में दोनों ही क्वालिटी थी, दोनों चीज़ें एक साथ थी। बोलते भी थे और उसमें भी थे, और सभी चीज़ों में माहिर थे। हम लोगों को जब संगीत का प्रशिक्षण होता था तब भी हम लोग बैठे हैं, हमने देखा है। युग निर्माण योजना को जन जन तक पहुंचाना है, लोग उधार बैठे हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छोटे छोटे छात्र जाते हैं, वो जा के प्रभावित कर देते हैं। तो आपकी क्या बात है, आप तो उससे भी बड़े हैं, आप सीनियर हैं। शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय करना है। गुरुदेव ने कहा अब आप लोगों ने एमडी कर लिया, अब आप डीएम करो। एमडी के बाद डीएम होता है, जो सीनियर डिग्री। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा अब तुम विश्वविद्यालयों में जाओ, तुम महाविद्यालयों में जाओ, तुम चिकित्सालयों में जाओ, तुम ऑफिसर्स के बीच में जाओ, जगह जगह जाके हमें कोट करो। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमने जो लिखा है वो डंके की चोट पे लिखा है, हमें कोट करो। अन्य महापुरुषों को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें कोट करो। प्राथमिकता पूज्यवर के साहित्य की हो। अगले 1000 वर्षों के लिए गुरुदेव ने समाधान दे दिया। गुरुदेव ने जो लिखा है, परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ अगले 1000 वर्षों का स्वाध्याय है। और उनका जीवन जो था वो इसी के लिए था कि युग निर्माण के लिए वो एक पृष्ठभूमि बनाए। क्रांतिधर्मी साहित्य की 20 किताबें जो लिखी हैं मित्रों, इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नए अर्थ निकलेंगे। गुरुदेव ने कहा मेरे जीवन भर का साहित्य एक तरफ, क्रांतिधर्मी साहित्य एक तरफ। ये पलड़ा इसका भारी रहेगा 20 किताबों का। 2-3 हज़ार किताबें अलग रहेंगी और 20 किताबें एक तरफ रहेंगी। इन 20 किताबों को आप जरूर पढ़ना। इनके माध्यम से आप नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे, प्रबुद्ध वर्ग में जा सकेंगे। निश्चित रूप से भविष्य उज्ज्वल है और जो आने वाला समय है वो परिवर्तन का समय है और परिवर्तन होकर के रहेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के आशीर्वाद। देखिए, आपको समय समय पर उपयोग की जरूरत पड़े तो आप लोग आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग करिए, जैसे मैंने किया है आज। इसी तरह से अभी आपको इस पर भी दिखाया जाएगा, इसके माध्यम से भी दिखाया जाएगा पावर पॉइंट्स का उपयोग करना चाहिए, आईपैड का उपयोग करना चाहिए, कंप्यूटर का उपयोग करना चाहिए, डेस्कटॉप का करना, इनसे परहेज नहीं करना चाहिए। हमारी आज का विज्ञान है ना, उसके सारी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। ओम शांति।